हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल लर्निंग फॉर वन में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन। सभी ट्रांसलेशन के जो रूल्स होते हैं सभी टेंस के वो ऑलरेडी हम लोग एक करके आराम से पढ़ चुके हैं। अब केवल बारी है रिवाइज करने की। तो यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हो, आपने पहली बार विजिट किया है, तो यदि आपको नहीं पता है तो आप जा करके मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो, या मेरे प्लेलिस्ट में ग्रामर का मैंने अलग लिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जा करके आप टेंस आसानी से पढ़ सकते हो। तो आज हम लोग उन सारे टेंसों को एक एक करके लेंगे। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव सारे लेंगे और उसको हम अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से, किस प्रकार से, सरल प्रकार से हम कैसे उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और मतलब कैसे करेंगे हम सीखेंगे। तो यदि आप हमारे इस वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो आप बेशक कर दीजिए, लेकिन यदि आप हमारे साथ लगे रहेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट करते हुए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए ट्रांसलेशन के, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप सोचते हैं कि ट्रांसलेशन बहुत ही कठिन होता है, या फिर ये सोचते हैं कि बिना सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, या फिर वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब जो प्लस होता है, जो भी पैटर्न्स होते हैं, उसको बिना याद किए हुए हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश को हिंदी में नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं, या हिंदी को इंग्लिश में नहीं कर सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो चलिए, ट्रांसलेशन चाहे जितना भी लंबा क्यों ना हो, मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो तरीका आप अपनाइए, उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस केवल थोड़ी सी आपको माइंड लगानी है, कॉमन सेंस लगानी है। ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, आराम से ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। पहला काम हमारा क्या है, करने से पहले ट्रांसलेशन अगर करना है, पहला काम हमारा है उसको पहचानना। टेंस को पहचानिए, पहले ये पहचानिए प्रेजेंट, पास्ट की फ्यूचर। दूसरा ये करना है कि वो जैसे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वो तीनों में हो सकता है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, या फिर कॉन्टिन्यूअस रहा रही, या फिर परफेक्ट चुका चुकी, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था रही थी, या फिर रहा रही में प्लस प्लस में आ जाए आपका वो समय दे दे अगर, तो वो भी हो सकता है। तो ये पहचान लेना, फिर बहुत ही इजीली से, बहुत आसानी तरीके से हमें ट्रांसलेट करना है। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। देखिए, मैं इस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ ट्रांसलेशन पे, कि यदि आप इंग्लिश पढ़ते हो, किसी भी क्लास में हो, इंटर में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में, किसी भी क्लास में हो आप, तो सबसे पहली बात ये कि आपको आंसर क्वेश्चन राइट करने होते हैं। तो वो जो भी आपके पास ऐसे लिखने को आता है, ट्रांसलेशन करने को आता है, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, सब किस पे बेस्ड होता है, सब ट्रांसलेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ट्रांसलेशन पे फोकस कर रहा हूँ। अगर आप ट्रांसलेट करना जान जाओगे तो सिंपल सी बात है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको कोई टेक्स्ट बुक पढ़ाता है, कोई लेसन पढ़ाता है, वो भी समझ में आएगा, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे आप गाय पे लिख रहे हो, गाय ये खाती है, वो खाती है, तो आप देख सकते हो इंडेफिनिट टेंस फॉलो होता है उसमें। लेकिन जब आएगा ही नहीं तो आप क्या करोगे, तो इसलिए पहले ट्रांसलेशन। तो चलिए ट्रांसलेशन के बारे में देखते हैं, इसको कैसे आराम से ट्रांसलेट करना है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ क्या वह अंडे खाता है। अब आप बताइए, यहाँ पे है तो प्रेजेंट, और ता ती ते है तो इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये देखिए किसमें है, इंट्रोगेटिव में, क्या से शुरू है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप नए हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो क्या वह अंडे खाता है, तो सबसे पहले हमें क्या तो लिखना नहीं, याद कीजिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब से बाहर निकालना है। इसमें क्या होता है, डू या डज, जो केवल इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव में आता है। तो वह सब्जेक्ट देखिए इसका वह, ही मीन्स वह होता है, तो वह जो यहाँ पे क्या है, इसका सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना बाहर, डज। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे वह की अंग्रेजी पहले लिख लिया ही, क्या राइट कर दिया ही, यहाँ पे मैंने ही राइट कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, डू या डज, क्या से शुरू है तो क्या की अंग्रेजी तो लिखनी नहीं है, तो क्या निकालें, डू या डज। तो इससे पहले ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है, तो डज ही हम बाहर करेंगे, तो डज ही। देखिए पहले सब्जेक्ट लिखना है आपको, फिर तुरंत कहीं नहीं जाना है हूँ की अंग्रेजी में नहीं लिखी जाती, सीधे काम पे आ जाना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब सीधे आ जाए। काम कौन सा हो रहा है, कर्ता के बाद, तो खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, तो आप यहाँ लिखोगे ईट, तो डज ही ईट। अगर ये डज नहीं होता तो ईट हो जाता है, यहाँ पे ये सिंगुलर है अफर्मेटिव में, ठीक है। तो डज ही ईट, और यहाँ बात क्या हो रहा है, क्या खाने की, अंडी, तो आप लिख सकते हो डज ही ईट एग्स, EGGS, क्वेश्चन मार्क मत बोलिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट की बात करें, सूर्य पश्चिम में छिपता है, देख पा रहे होंगे आप,
माफ़ कीजिएगा, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वो मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर इट। हाँ देखिए, ये फुल स्टॉप है। सूर्य पश्चिम में छिपता है। आप फिर देखिए वही ता है, ती है, इंडेफिनिट टेंस, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट। आप हैं हूँ हो तो भूल ही जाइए इसमें, ठीक है। तो बताइए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, डू डज नहीं लगाना है। डू डज कब आएगा ता है ती है वाले में? जब इंट्रोगेटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो सूर्य पश्चिम में छिपता है, तो सबसे पहले कौन? तो सूर्य। तो क्या लिखेंगे? द सन, क्योंकि सूर्य के जैसा और कोई सन नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम द लगाएंगे यहाँ पे, यानी ये यूनिवर्सल चीज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द सन, सूरज, ठीक है, द सन। अब सीधे आ जाइए कहाँ आप, करता आपने लिख लिया ना, क्या करता है, कौन सा काम करता है? वो छिपने का। छिपने का अंग्रेजी मतलब क्या? कहीं से भाग नहीं रहा होता है, कोई छिप जाएगा, यानी सेट्स। सेट्स मतलब क्या होता है? अस्त होना। तो हम क्या लिखेंगे? SET। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सूरज एक वचन है, सिंगुलर है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे? एस कर देंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर वाला। और वो कौन सा सिंगुलर वर्ब होता है जिसमें एस या एस लगा होता है? तो चलिए, द सन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सट। द सन में सूरज, सेट्स में छिपता है, ठीक है। तो द सन, सूरज सेट्स में छिपता है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है मे, और इसके बाद है पश्चिम, दोनों ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो ये मे हमारा प्रीपोजिशन है, इसको हमें पहले लिखना है। मे, से, का, की अगर आए तो इसको ऑब्जेक्ट को माफ कीजिएगा, प्रीपोजिशन को आप पहले लिखिए, ठीक है ना, जो संबंध सूचक है, और ऑब्जेक्ट को बाद में। तो मे की अंग्रेजी क्या होती है? इन, और पश्चिम की अंग्रेजी क्या होती है? दी वेस्ट, इन दी वेस्ट। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट है, न्यायालय ने मुकदमा तय कर लिया है। या देखिए, है यहाँ पे प्रेजेंट, आप देख पा रहे हो, और माफ कीजिए, यहाँ पे है प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है कर लिया है। तो वो काम क्या है? कंप्लीट हो चुका है, यानी प्रेजेंट समय में जो काम पूरा हो चुका है उसे हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो हमारा परफेक्ट टेंस है, इसको बनाने के लिए क्या करना है? आप याद कीजिए, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? चुका है, चुकी है, या लिया है, दिया है, हैज, हैव। और कभी भी जो काम पूरा हो जाए ना, कंप्लीट हो जाए ना, तो आपको कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब की कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था। तो जैसे देखिए यहाँ पे न्यायालय ने, तो न्यायालय को क्या बोलते हो आप लोग? कोर्ट, कोर्ट, ठीक है। तो हम लिखेंगे द कोर्ट, COURT, द कोर्ट। अब कोर्ट कितना है? एक ही है, तो हम क्या लगाएंगे? हैज। क्या लगाएंगे? हैज। तय करने की अंग्रेजी डिसाइड, डिसाइड। तो हम डिसाइड तो लिख नहीं सकते यहाँ पे, हम डिसाइडेड लिखेंगे, बिकॉज ये क्या है? तो हमें इसमें जो काम हो चुका है उसमें थर्ड फॉर्म लगाना है। द कोर्ट हैज, यहाँ रखेंगे हम DECIDED, द कोर्ट हैड डिसाइडेड, डिसाइडेड। देखिए मैंने क्या लिखा, करता तुरंत मैंने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को आपको तो लिखना ही है, यानी ये दोनों वर्ब में ही आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। यानी ये सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर इसके बाद तुरंत काम लिखा, कौन सा काम हो रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब तो आप आज छोड़ ही दीजिए, मतलब उसको, ये तो ये भी वर्ब में आ जाएगा ना। तो इसके पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने वर्ब लिखा, फिर बाद में जो आएगा उसको बाद में लिखना है। तो द कोर्ट हैज डिसाइडेड, और यहाँ पे क्या है? मुकदमा। तो आप लिख सकते हैं द केस, द कोर्ट हैज डिसाइडेड द केस, ठीक है। तो आप CASE, केस लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये होता न्यायालय ने मुकदमा तय कर लिया था, तो ये पास्ट परफेक्ट होता, आपको कुछ भी नहीं करना होता। जहाँ आपने हैज लगाया है ना, वहाँ आपको केवल हैड लगाना होता, बस हो जाता हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था भी आ जाए, यानी ये समझ में आ जाए कि वो प्रेजेंट में, फ्यूचर में, या किसी भी समय में वो क्या हो गया? पूरा हो चुका है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, लिखा है इस कक्षा के छात्र अपना निबंध लिख चुके थे। जरा आप यहाँ नजर डालिए, बस एक नजर यहाँ पे, थे यानी पास्ट, बीता हुआ, ठीक है। चुका, चुकी यानी काम पूरा हो गया ना लिखने का, तो परफेक्ट वही ऊपर वाला ही। लेकिन ये प्रेजेंट में परफेक्ट था, ये पास्ट में परफेक्ट है, तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट, और पूरा तो टेंस है ये, ठीक है, समय है ये, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट कैसे चूज करें? ये कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट कहाँ से? इस कक्षा के छात्र अपना निबंध लिख चुके हैं। तो बताइए, निबंध लिखने वाला काम कौन कर रहे हैं? केवल छात्र या इस कक्षा के छात्र? तो केवल छात्र नहीं, इस कक्षा के छात्र, इस कक्षा के छात्र। तो यानी के आया है तो उल्टा चलना है, छात्र को आप पहले लिख लीजिए, ढेर सारे छात्र होंगे तभी तो थे आया हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले द स्टूडेंट्स, ठीक है। द स्टूडेंट्स मीन्स छात्र, कहाँ के? इस कक्षा के। देखिए मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ, इधर से, क्योंकि क्या आया है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स मीन्स छात्र, ऑफ मीन्स का, की, के, इस कक्षा। अब इस कक्षा की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? दिस, और कक्षा की अंग्रेजी क्लास। तो क्या हो गया?
द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, अब ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, पूरा सब्जेक्ट, ठीक है। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, अब यहाँ पे देखिए चुके थे लिखा हुआ है, यानी आपको हेड तो लगाने, जैसा मैंने ऊपर बताया पास्ट परफेक्ट है तो हेड लगा लिया, थर्ड फॉर्म इसमें भी लगाना है, जो काम पूरा हो चुका है उसमें थर्ड फॉर्म ही लगता है, ठीक है। अभी आप देखिए, तो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैड, अब बताइए लिखने की अंग्रेजी सीधे पूरा, देखिए पूरा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब इसके बाद काम लिखना है, कौन सा काम करना है बताइए, लिखने का, तो हम क्या लिखेंगे, राइट, रॉट, रिटेन, सेकंड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, WRITTEN, तो क्या हो गया, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैड रिटेन, यानी इस कक्षा के छात्र हैड रिटेन, लिख चुके थे क्या, अपना निबंध। तो अपने के लिए मैंने बताया था कभी भी अगर अपना आएगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है, ठीक है। कुछ लोग योर लगा देते हैं, माई लगा देते हैं, हिज लगा देते हैं बिना सोचे विचारे, तो गलत हो जाता है। अपना आप देखिए, छात्र, इस कक्षा के छात्र, छात्र कितने हैं, ढेर सारे हैं, तो छात्र एक ही तो है नहीं, ढेर सारे हैं, तो जब ढेर सारे हैं तो वो क्या हुए, प्रोनाउन उनका दे हुए, तो दे का क्या होता है, देयर, अगर यहाँ मैं होता तो आई का माई हो जाता है यहाँ पे अपने के लिए, लेकिन यहाँ पे छात्र ढेर सारे हैं तो ही नहीं हो सकता, दे हो जाएंगे, और दे का पॉजिटिव केस क्या होता है, देयर होता है, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैड रिटेन। अब क्या लिख रहे हैं, अपना निबंध, तो अपना को आप पहले लिख लीजिए, देयर, THEIR, और निबंध की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे, essay, ESSAY, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, चपरासी ने कल घंटी नहीं बजाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, चपरासी ने कल घंटी नहीं बजाई, खाया पिया दौड़ा खेला घूमा ऐसा या ता था तीथी आए तो कौन सा टेंस होता है, जैसे ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वैसे ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम हमेशा सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, लेकिन नेगेटिव है तो जैसे उसमें डू डज होता है हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या होता है, डिड, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो हम क्या करेंगे, डिड जब लगाएंगे तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी जब डिड लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले देखिए ये नेगेटिव है तो क्या करेंगे, चपरासी ने कल घंटी नहीं बजाई, तो पहले चपरासी का लिखिए द पियन, बहुत लोग इसको प्यून भी बोलते हैं, चलिए ठीक है, द प्यून, ठीक है ना, द प्यून। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव है तो हम केवल नॉट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, सेल के बाद आप केवल नॉट लगा सकते हो, लेकिन ऐसे टेंस जो है हमारे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट होता है उसके बाद आप केवल नॉट से काम नहीं चला सकते हो, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब में याद रखनी होती है, पास्ट इंडेफिनिट की क्या है, डिड है, तो डिड नॉट लगाएंगे, डिड के साथ नॉट, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट। अब बताइए नॉट लग गया ना, अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट नॉट वाला वर्क हमने कंप्लीट कर लिया, सीधे आ जाइए काम पे, कौन सा काम उसने नहीं किया था, बजाने का, तो बताइए बजाने की अंग्रेजी क्या होती है, रिंग, ठीक है। तो द पियन डिड नॉट रिंग, बजाने से मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बता ही दूँ, तो जैसे रिंग मिस बजाना होता है और प्ले मिस भी बजाना होता है, PLAY, जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप सोच जो रहे हैं स्पेलिंग, प्ले मिस खेलना भी होता है और प्ले मिस बजाना भी होता है। तो यदि आप किसी चीज़ को उंगली से बजा रहे हो, जैसे गिटार बजा रहे हो, बांसुरी बजा रहे हो, उंगली से बजा रहे हो, उसके लिए आप बजाने के लिए रिंग मत लगाइएगा, वहाँ प्ले लगाइएगा, अगर बांसुरी बजाने की बात आए तो प्ले लगाइएगा, लेकिन अगर बात आ जाए किसकी, अगर आ जाए कोई चीज़ पीट पीट के बजाना है तो वहाँ हमें रिंग लगाना है, ठीक है ना। तो द पियन डिड नॉट रिंग, तो घंटी उंगली से नहीं बजाई जाती, आप समझ होंगे कैसे उसको पीटते हैं हथौड़े से लेकर के, बेचारा घंटी परेशान हो जाता है, ठीक है। तो द पियून डिड नॉट रिंग, द पियून मिस, चपरासी ने डिड नॉट मिस, नहीं रिंग मिस बजाई क्या, घंटी, तो क्या लिखेंगे, द बेल, BELL, कब, अब कल की बात कर रहा है तो टुमारो मिस भी कल होता है और यस्टरडे मिस भी कल होता, तो आप बताओ खुद ही कौन सा कल लगाना है, जब नहीं बजाई तो बीत गया कि आने वाला है, यानी बीत गया वो, तो वो बीता हुआ कल की अंग्रेजी क्या होती है, यस्टरडे, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं क्या लिखेंगे, एस्टरडे, एस्टरडे, ठीक है, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, अब यहाँ देख रहे होंगे आप 6 नंबर लिखा हुआ है, खिलाड़ी खेल के मैदान में 3 बजे से क्या खेल रहे थे, देखिए थे पास्ट, रहा रही कॉन्टिन्यूअस, समय दे दिया है तो परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम हैज बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन यूज करते हैं, ये पास्ट का है तो हैड बीन यूज करना है, और रहा रही आपको दिख रहा है तो ING फॉर्म तो लगाना ही है। तो सबसे पहले देखिए बीच में आया हुआ है क्या, जब भी क्या शुरू में आए तो नहीं लिखते, लेकिन बीच में आ गया तो लिखेंगे, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी क्या होगी बताइए, व्हाट, अगर व्हाट है तो हेल्पिंग में भी बाहर आएगा ना, जैसे हैड आप लगाते तब भी नहीं लगाते, लेकिन आप हैड को किसके बाहर निकले हैं, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट कौन है इसमें, खिलाड़ी, खिलाड़ी ढेर सारे हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे व्हाट, यहाँ देखिए
व्हाट हैड, अब यहाँ द प्लेयर्स आपको लिखना पड़ेगा, व्हाट हैड द प्लेयर। अब आपको बिन लगाना है। अब आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर हैड इधर कैसे आ गया। यानी इंट्रोगेटिव जब भी होता है कोई सेंटेंस, आपने जरूर पढ़ा होगा, तो जो उसका हैज, हैव, डिड, डू, डज कुछ भी होता है ना, तो वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले होता है। ये क्वेश्चन वर्ड है, देखिए इसके साथ में आएगा, देखिए दोनों क्या है, पहले हैं। तो व्हाट हैड द प्लेयर्स, अगर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं होता तो क्या होता है, ये हैड यहाँ आ जाता प्लेयर के बाद, तो होता द प्लेयर्स हैड बिन, हैड इधर आ गया, समझ। व्हाट हैड द प्लेयर्स बिन, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया ना, वर्ब भी हो गया ना, खिलाड़ी खेल के 3 बजे से क्या खेल रहे थे, तो पूछ रहा है क्या खेल रहे थे, तो व्हाट हैड द प्लेयर्स बीन। अब ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये बिन हमारा थर्ड फॉर्म लग गया बी का। अब इसके बाद सीधे आईएनजी फॉर्म लगाइए। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, तो हम क्या लिखेंगे, प्लेइंग, क्योंकि रहा रही की बात हो रही है, काम जारी है। तो क्या हो गया, व्हाट हैड द प्लेयर्स बीन प्लेइंग, ठीक है। अब प्लेइंग व्हाट मीन्स क्या, हैड द प्लेयर्स मीन्स खिलाड़ी, बिन प्लेइंग मीन्स खेल रहे थे, खिलाड़ी क्या खेल रहे थे, कहाँ, बताइए कहाँ, आप क्या फंस रहा है कहाँ, तो खेल के मैदान में। ऑब्जेक्ट पहले लिख लीजिए, फिर लास्ट में समझ आएगा। तो मैंने फिर बताया कि ये प्रीपोजिशन, इसको पहले लिखो, तो इन, और खेल के मैदान की अंग्रेजी क्या होती है, द प्ले ग्राउंड, इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है। ये कॉपी की निचली हिस्सा है, तो थोड़ी मुझे राइट करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ जाइएगा। व्हाट हैड द प्लेयर्स बीन प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, हो गया ना, खेल के मैदान में, इतना हो गया, खिलाड़ी खेल के मैदान में, ठीक है ना। क्या खेल रहे थे, कब से, 3 बजे से। तो देखिए बजने में समय दिया है, घंटे में नहीं दिया, सिंस लगाना है आपको, तो हम क्या लगाएंगे, से की अंग्रेजी यहाँ पे सिंस, सिंस या फॉर दो ही लगाते हैं, ये निश्चित समय है तो हमने सिंस लगा दिया। अब सिंस से हो गया, 3 बजने की अंग्रेजी क्या होती है, सिंस 3 o'clock, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट देखिए आप, लिखा है सोमवार तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी होगी। तो आप यहाँ देखिए, होगी फ्यूचर, चुका चुकी परफेक्ट, यानी जो काम हो चुका होगा फ्यूचर में वो कौन सा हो, फ्यूचर परफेक्ट। आपको वही करना है भी लगाना है, थर्ड फॉर्म ही लगाना है, जैसा आप पीछे सुनते आ रहे हो और पढ़ते आ रहे हो। बस एक छोटा सा काम करना है, ये फ्यूचर में है ना, तो आपको विल हैव या सेल हैव को या तो विल के साथ लगाना है या तो सेल के साथ। तो यहाँ पे तुम्हारी परीक्षा की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको विल ही लगाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, आप पहले ये देख लीजिए, टेंस तो पहचान लिए हम लोग। अब ये देख लीजिए आप इसमें कि ये सेंटेंस कहीं नेगेटिव तो नहीं है, कहीं इंट्रोगेटिव तो नहीं है, यानी कि हो इंट्रोगेटिव हम बना दे अफर्मेटिव, ठीक है, ये बस ध्यान रहे, ठीक है ना। चलिए, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सोमवार तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी होगी। तो बताइए क्या समाप्त हो चुकी होगी, तो तुम्हारी परीक्षा, तो सब्जेक्ट तो यही होगा, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है, तुम्हारी केवल परीक्षा नहीं, तुम्हारी परीक्षा। तो इस सोमवार तक को ये समय दे रहा है, इसको लास्ट में ले जाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, योर एग्जामिनेशन, ठीक है, योर एग्जामिनेशन। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है ना, आपको विल आपको लगाना है, फिर आप थर्ड फॉर्म बिना हैव के तो आप लगा ही नहीं सकते, तो विल फिर हैव, ध्यान रखिएगा विल सेल के साथ, अगर ये सिंगुलर भी हो ना तो भी आपको यहाँ हैज नहीं आने वाला है भी आएगा। योर एग्जामिनेशन विल हैव, और यहाँ पे क्या है, समाप्त हो चुकी होगी, तो समाप्त होने की अंग्रेजी फिनिश भी होती है, लेकिन यहाँ पे हम ओवर लगाएंगे, ओवर, ठीक है ना, ओवर। तो क्या हो जाएगा, योर एग्जामिनेशन विल हैव। चलिए, अगर यहाँ पे ओवर हम रख लेते हैं, अब इसके बाद ओवर रख लें, तो ओवर जो है वो एक प्रकार का नाउन हो जाता है, तो हम ओवर्ड नहीं लिख सकते, उसकी थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। तो थर्ड फॉर्म किसकी लगाएं, तो होने की अंग्रेजी हम क्या लगा देंगे, समाप्त होना, होने की अंग्रेजी हम अलग से लगा लेंगे बी का थर्ड फॉर्म बताइए, बी वाज या वेयर और बिन, तो बिन आप यहाँ लगा दीजिए, बिन, ठीक है ना। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बिन वो वाला आ गया 1 घंटे से 2 घंटे से वाला, उसमें भी थर्ड फॉर्म ही होती है, बी का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। बी वाज वेयर अगर आप पास्ट में लो तो बी फर्स्ट फॉर्म, वाज वेयर सेकंड फॉर्म और बिन थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म आ गया। देखिए अब ओवर लगा लीजिए, तो योर एग्जामिनेशन विल हैव बीन फिनिश्ड भी कर सकते थे आप, योर एग्जामिनेशन विल हैव बीन ओवर। और कब तक, तो सोमवार तक की अंग्रेजी आप बाई लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, बाई मंडे। अब मंडे जो है आपका डे, किसी डे का नाम है या मंथ का नाम हो अगर, तो भी आप कैपिटल लिखोगे, तो मंडे आप मिस्टेक मत कीजिएगा, विथ कैपिटल लेटर रहेगा, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट बात करें,
क्या किसान अपना खेत नहीं जोत रहा होगा? यहाँ देखिए आप, सबसे पहला काम, गा गी गे फ्यूचर, रहा रही कॉन्टिन्यूअस, समय नहीं दिया है तो परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना, यानी सिंपल कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। क्या से शुरू हुई आप बताओ, इसकी हेल्पिंग अब क्या होगी? रहा रही है तो आईएनजी फॉर्म तो लगाना है, गा है यहाँ पे होगा, तो आपको विल सेल तो कंफर्म लगाना है। क्यों? सारे फ्यूचर के टेंस में विल सेल आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो आईएनजी कंफर्म हो गया आपका, आईएनजी फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और गा फ्यूचर भी, विल सेल भी कंफर्म हो गया। बस एक ही चीज़ ढूंढना है कि बिना बी के, अगर हम बी ना लगाएं विल या सेल के बाद, तो हम आईएनजी फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए, तो ये क्या से शुरू है, क्या की अंग्रेजी तो लिखनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, विल को बाहर निकाल लेंगे। ऐसे समझाता हूँ मैं आपको, देखिए, किसान अपना खेत नहीं जोत रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, द फार्मर विल नॉट बी, PLOUGHING, द फार्मर विल नॉट बी प्लाउजिंग, द फार्मर मीन्स किसान, विल नॉट मीन्स नहीं, बी प्लाउजिंग मीन्स जोत रहा होगा। क्या? अपना है तो अपना मैंने बताया सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सब्जेक्ट क्या है? किसान। किसान क्या होता है? ही या सी, ही होता है तो ही का हिज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हिज। द फार्मर विल नॉट बी प्लाउजिंग हिज फील्ड, तो क्या, FIELD। अब आप समझिए, ये तो अफर्मेटिव था। क्या आ गया ना, आपको कुछ नहीं करना है। क्या जब आता है हेल्पिंग वर्ब कहाँ चला जाता है? बाहर। तो आपको इससे शुरू कर देना है। ये विल मैंने यहाँ ले लिया, देखिए विल अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, विल द फार्मर, नॉट यहीं रह गया, इसके बाद बी वहीं रह गया, बी को तो लेना नहीं है। विल द फार्मर नॉट बी प्लाउजिंग हिज फील्ड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर मैं आपको डायरेक्ट बताता विल बाहर निकाल के, तो शायद आप कंफ्यूज भी हो सकते थे, तो इसलिए मैंने ऐसा बताया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यहीं पे वीडियो अब ओवर होना है, ख़त्म होना है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी पा सके इसके अच्छे खासे लाभ, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नीचे लाल बटन की सब्सक्राइब बटन दी होगी, लाल रंग की, उस पर आप प्रेस करके और बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पे कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।